वेलकम टू माय चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं वीडियो में आपके सामने। देन अब तक ऑडियो में चल रहा था काम, मैं विजुअल में आ नहीं रहा था किसी इशू के कारण, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ वीडियो में। देन आई होप कि इस बार का वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, कुछ थोड़ा सही पॉइंट लग रहे होंगे आपको, और अब तक मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। तो आज लाया मैं वीडियो आपके लिए दिल्ली सल्तनत का, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, मैं आपको सिर्फ आपको एनिमेशन से रीड करवा रहा हूँ, पीपीटी से शो करवा रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपके सामने आया हूँ काफी टाइम बाद। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। दिल्ली सल्तनत हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि आपके आसपास जितने भी हमारे कल्चर दिख रहे हैं, हमारे आज का जो भारत दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत से आगे, इसी जो मुगल एरा था, दिल्ली सल्तनत का एरा था, जो हमारा मिडिवल हिस्ट्री है, उससे जुड़ा था। तो इससे पहले की दिल्ली सल्तनत की बात करें, हम बात करते हैं उनकी जो दिल्ली सल्तनत से भी पहले थी। दिल्ली सल्तनत से अगर पहले की बात की जाती है, तो दिल्ली सल्तनत से पहले थे हमारे राजवंशी लोग। तो राजवंशी लोगों के अंदर भी हमारे सबसे पहले थे दिल्ली में अनंगपाल तोमर, जो यहाँ दिल्ली में राज किया करते थे। पर फाइनली उनके बाद उन्होंने अपनी राजगद्दी दे दी थी पृथ्वीराज चौहान को। सोहान सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे बिल्कुल शूरवीर राजा थे, जैसे कई शॉर्ट्स में ही मैंने जिक्र किया है। पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन उनके साथ ऑब्वियसली बात है, अब इतने बड़े महान लीडर होंगे, इतने महान अगर योद्धा वॉरियर होंगे, तो उनको कभी ना कभी किसी न किसी से लड़ना ही होगा। फिर और करते हैं यहाँ पर, फिर इन्वाइट करते हैं एक बाहर से आए व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की एंट्री के बाद फाइनली बहुत कुछ बदल जाता है। 1191 में की गई पहली तराइन के युद्ध जो है, उसमें तो भाई फाइनली गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पर अभी बात खत्म नहीं हुई थी, बात अभी भी चल रही थी। और उसके बाद फिर 1192 में आया दूसरा तराइन का युद्ध, और दूसरे तराइन के युद्ध में फाइनली इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ यूज करते हैं वो अरेबियन हॉर्सेस। एंड यहाँ पर जयचंद का रोल भी दिखाया जाता है कि जयचंद ने भी काफी सपोर्ट किया, और वही पृथ्वीराज चौहान को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो फाइनली इस पूरे चीज से हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान फाइनली हार गए और दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर स्टैब्लिशिंग हो गई 1192 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो उस टाइम पर हमारे दिल्ली में याद करते थे तोमर और चौहान। तोमर जो है अनंगपाल तोमर है, और चौहान जो है वो उनके रिलेटिव पृथ्वीराज चौहान है। फाइनली 13th सेंचुरी के अंदर दिल्ली को बना दिया जाता है कैपिटल, और कैपिटल बनने के साथ स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत का रूल और दिल्ली सल्तनत का पूरा एम्पायर। फाइनली दिल्ली सल्तनत करता क्या है, धीरे धीरे अपना आसपास का एरिया बिल्ड करता है, बढ़ाता है, और फाइनली आज का आप दिल्ली देख रहे हो, उसमें इतने सारे आपको मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं, इतना सारा कुछ दिखता है। तो वो दिल्ली सल्तनत के काफी जेम्स हैं, तो फाइनली ये दिखता है। कुछ हिडन जेम्स भी है, लेकिन अभी आप जो देखते हो, जहाँ घूमते हो, वो कुछ आपको जेम्स दिखाई देते हैं, वो दिल्ली सल्तनत की काफी खूबसूरती वहां पर दिखाई देती है। तो यहाँ अगर लाइन से बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है तोमर्स, जो यहाँ पर 20th सेंचुरी 1165 से भी पहले थे। फिर अनंगपाल तोमर 1130 to 1145, फिर चौहान 1165 to 1192, फिर पृथ्वीराज चौहान 1175 to 1192, फिर अर्ली टर्किश रूलर्स आता है, जिसके अंदर आ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। देन यहाँ पर फाइनली बात की जाती है कि यहाँ आपको लिस्ट में लाइन से दिख रहा होगा, अनंगपाल तोमर राज कर रहे थे, अनंगपाल तोमर के बाद पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तोमर के बाद पृथ्वीराज चौहान राज करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद फाइनली वो हारते हैं, और पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद ही फाइनली स्टेबलिश हो जाती है मोहम्मद गौरी का रूल। मोहम्मद गौरी को यहाँ पर एरिया कुछ खास सुटेबल लगता नहीं है, तो वो चले जाते हैं अपने घर वापस। तो फाइनली वो अपनी जगह पे रखवा देते हैं अपने ही एक नौकर को, जिसको उस वक्त में उस टाइम पर स्टैम्प ऑर्डर उस वक्त को कहा जाता था। हम मामूल गुलाम तो सभी होते हैं, नौकर चाकर वगैरह, लेकिन जो मंत्री हुआ करते थे या जो सिपाही हुआ करते थे उन्हें मामूल कहा जाता था, लेकिन थे तो वो भी गुलाम। इसलिए
वहां से स्टार्ट हुआ इस दिल्ली सल्तनत को एक नया नाम मिला और कहा गया गुलाम सल्तनत या गुलाम वंश। इसके अलावा मामूलक वंश भी कई बुक में नोटेड है, जैसे कि सतीश चंद्र की बुक में नोटेड है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और अगर किसी और नाम से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसे गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम सल्तनत। दिन इसमें सबसे पहले नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर सबसे फर्स्ट है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है मोहम्मद गौरी चले जाता है और वो अपने गुलाम को यहाँ पर पॉइंट करवाते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो फाइनली रूल करते हैं। रूल करने के बाद वो अपने जमाई को दे देते हैं जिनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश फिर उसके बाद अपनी बेटी को दे देते हैं रजिया, जिनका रूल काफी अच्छा था, पर ज्यादा टाइम तक उनका राज भी नहीं टिका। ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की को ज्यादा देर तक रहने देंगे नहीं, क्योंकि लोगों को पसंद आएगा नहीं। देन फाइनली उनके कुछ होने के बाद आ जाता है बलबन, जिनका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बाद स्टार्टिंग होती है खिलजी डायनेस्टी की, जिसकी काफी फेमस आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं। देन उसके बाद स्टार्ट होती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद आ जाता है, उसमें दो लोग थे खिलजी डायनेस्टी के अंदर, दो लोग थे, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। देन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कि आपको जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। देन जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, बहुत फेमस हुआ है। फाइनली अलाउद्दीन खिलजी का एंड होते ही, एरा खत्म होते ही आ जाते हैं तुगलक। ठीक है, देन तुगलकाबाद आपने सुना हो। देन तुगलक जो है आपका स्टार्टिंग हो जाती है। तुगलक में आ जाता है आपके गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर लास्ट में आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। वही मोहम्मद बिन तुगलक को अक्सर लोग कहते थे कि ये बहुत ही संकी आदमी है। इसके बाद अगर मोहम्मद तुगलक के बारे में बात करते हैं तो फिर फाइनली आता है सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी में खिज्र खान का नाम आ जाता है। इसके बाद इसे खत्म करते ही आ जाता है लोधी डायनेस्टी, जो दिल्ली में बड़ा फेमस है। लोधी गार्डन, लोधी रोड बहुत ज्यादा फेमस है। वो नीला गुम्बद, अगर आप नहीं घूमे हो तो जरूर घूमिएगा। देन बहुत खूबसूरत जगह है। फाइनली लोधी डायनेस्टी के अंदर एक फाइनली एक आ जाते हैं बहलोल लोधी, जिसमें बहुत से है, इब्राहिम लोधी भी है, लेकिन एंड करते हैं बहलोल लोधी के साथ, क्योंकि अब हमें शुरू करना है मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर वेट कर रहा है भैया कब खत्म होगा मुगल एम्पायर आए। देन यहाँ पर बात करते हैं बहलोल लोधी की। देन बहलोल लोधी यहाँ पर जैसे ही क्विट करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, होता क्या है कि बहलोल लोधी फाइनली बहलोल लोधी के वक्त पर बाबर आ जाते हैं, और 1526 में पानीपत का एक वॉर होता है। पानीपत के वॉर के साथ इसे सतीश चंद्र की किताब में कहा जाता है कि 1191 में तराइन के मैदान में दिल्ली सल्तनत ने अपनी पहली सांसें ली थी, और वहीं पर 1526 में पानीपत के मैदान पे दिल्ली सल्तनत ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, क्योंकि फाइनली दिल्ली सल्तनत यहाँ ओवर हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है मुगल का। पर अपने एरा में दिल्ली सल्तनत ने क्या किया, क्या क्या चीजें की होगी, बहुत कुछ किया होगा। इतना लॉन्ग एरा 1192 से लेकर 1526, बहुत लंबा एरा था, तो बहुत कुछ किया भी होगा, तो उसको बारे में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हमको पता कैसे चलता है कि ये सारे लोग एग्जिस्ट किया करते थे, लाइफ में एग्जिस्ट किया करते थे, ये हमें पता कैसे चलता है? इसके बारे में पता चलता है हमें इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, वो जो बुक्स लिख कर गए उससे, फिर उस बुक्स का क्या है। इसके अलावा कोई बाहर के लोग, जैसे इब्न बतूता उस टाइम पर आए थे और बुक्स लिखी थी उन्होंने अपने में, तो ऐसे कुछ बाहर के लोग भी जब आते हैं और फाइनली बुक लिखते हैं, तो उन लोगों के बारे में भी, मार्को पोलो आए थे, जिनमें कई लोगों का है जिनमें उन्होंने हमारे यहाँ पर विजिट किया था इंडिया में, और इंडिया में विजिट करने के बाद उस टाइम के रूलर के बारे में वो लिखा करते थे। तो उस टाइम पे काफी तारीख वगैरह लिखा करते थे, जिसे उस टाइम पे तवारीख कहा जाता था। तवारीख लिखा करते थे, ठीक है, पर्शियन में। जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी तो दिल्ली सल्तनत को बहुत से चैलेंजेस का फेस करना पड़ता था। चैलेंजेस क्या थे? मंगोल्स उस टाइम पे बहुत पावरफुल थे। मंगोल्स में अगर किसी एक का नाम मैं लूं तो उतना बहुत काफी है, इनफ है मंगोल्स की खौफनाक बातें बताने के लिए, जिसका नाम है चंगेज खान, जिसकी पिक आप देख रहे हो। चंगेज खान इज मोस्ट क्रूअल मैन। इसे मैन कहना गलत है, ही वाज अ बीस्ट। वो एक बीस्ट की तरह था, बिल्कुल उसके अंदर इंसानियत नहीं थी। उसका नाम काफी है मंगोल की एक हिस्ट्री समझाने के लिए। देन मंगोल्स आ जाते थे और उनसे लड़ना पड़ता था और दिल्ली को बचाना पड़ता था, क्योंकि मंगोल्स बहुत कोशिश करते थे कि वो इंडिया में इन्वेट करे और फाइनली इंडिया को जीते। गयासुद्दीन बलबन के टाइम, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, और इसके बाद भी
जो तुगलक थे उनके टाइम पे भी काफी हद तक दिल्ली सल्तनत बड़ी थी, साउथ तक भी उन्होंने इन्वेट किया था, ठीक है, देवगिरी तक नीचे चले गए थे, तो बहुत नीचे तक इन्वेट किया गया था। तो यहाँ पर बात करें तो ये जितने भी रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के, वो काफी हद तक पहले इंडिया के अंदर ही पूरे एरिया को घेर रहे थे, फिर ये बाहर दूसरी जगह पे भी रूल करने की कोशिश करते थे। तो वही बात करें तो यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन हुआ था खिलजिस और जो तुगलक है उनके बीच में। तो वो अपने में एक अपॉइंट क्या करते थे लोगों को जो पूरे पूरे एरिया को रूल कर रहे हैं, कुछ जगहों को रूल कर रहे हैं, जिनको इक्ता कहा जाता था। इसके अलावा उनको इक्तेदार या फिर मुफ्ती भी कहा जाता था, कई वर्ड में से मुफ्ती भी यूज किया गया। ये कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि दिल्ली से बंगाल तक हम पूरा कंट्रोल करते रहे, ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो इसको बहुत ही ज्यादा संभालने की कोशिश की गई थी। तो बहुत मुश्किल था कि हम दिल्ली से लेकर बंगाल तक को कंट्रोल कर सके। तो करते क्या थे कि हर एक जगह पर पॉइंट किया जाता था कि यहाँ पर कुछ इतना करके लोगों को पॉइंट किया जाता था ताकि वो लोग रूल करें और फाइनली टैक्सेस वगैरह ये जितनी भी उसकी रिपोर्टिंग्स है वो फाइनली हमें देते रहे। तो 1219 में फाइनली चंगेज खान का हमला हुआ था, जिसके बारे में अभी बात की थी कि वो बहुत क्रूअल था। देन मंगोल की तरफ से 1219 के बीच में नॉर्थ ईस्ट ईरान में यहाँ तक की शुरू हो चुका था इन्वाइडिंग। तो मंगोल्स के अटैक्स बढ़ते जा रहे थे और ज्यादातर जो मंगोल के अटैक्स थे वो ज्यादातर तुगलक और खिलजी और तुगलक के ही वक्त थोड़े ज्यादा आए थे, ठीक है। तो उस टाइम पर कुछ ज्यादा ही अटैक्स हुआ करते थे मंगोलों के, और खिलजी और तुगलक दोनों की ही आर्मी इस तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ती थी ताकि वो मंगोलों से बच सके। दिल्ली सल्तनत की बात करें 15 एंड 16 सेंचुरी के अंदर तुगलक के बाद फाइनली सैयद और लोदी आए और उन्होंने 1526 के बीच में रूल किया था दिल्ली एंड आगरा के बीच में। उन्होंने राज किया जौनपुर, मालवा, बंगाल, राजस्थान, इंटायर लगभग साउथ इंडिया तक भी उन्होंने अपना रीच पहुंचाया था। जैसे मैंने कहा था देवगिरी तक पहुंच गए, साउथ में बहुत कावेरी तक पहुंच गए। तो साउथ में भी उन्होंने काफी रूल करना चालू कर दिया। जैसे मैंने कहा इन्वेडिंग करना चालू कर दिया था उन्होंने, तो नीचे रूल करना चालू किया। इस पीरियड में फाइनली एक और चीज हुई कि अब धीरे धीरे जो है सब राजा अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लग गए थे। इससे थोड़ा वो चीज वीक होने लग गई। इनकी जो दिल्ली सल्तनत सोन जो इतने टाइम से चल रही है थोड़ी सी वीक होने लग गई थी। और यहाँ पर अफगान और राजपूत दोनों ने सर उठा लिए थे और ये दोनों अपने आप में एक तरीके से अपने आप को पावर समझ रहे थे, किंग समझ रहे, रूल करना चालू कर रहे हैं। तो ये थोड़ी मुश्किल पैदा कर रही थी। तो अब बात करते हैं लास्ट शेर शाह सूरी के बारे में। और शेर शाह सूरी जिसे शेर खान भी कहा जाता था, जिसने शुरुआत की जो अपने करियर है उसमें स्टार्ट किया था एज अ कि भाई वो अपने अंकल के यहाँ पर काम कर रहा है। ऑब्वियसली बात है वॉरियर है तो वॉरियर जैसा वर्क कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को उसमें बहुत चेंज किया, अपने अंदर इतनी पावर कर रहा था, अपने आप इतनी मेहनत की उसने, और फाइनली उसने चैलेंज किसको किया, मुगल एम्पायर हुमायूं को, और फाइनली उसे डिफीट भी किया। अब यहाँ देखने की बात ये बनती है कि दिल्ली सल्तनत ने जो 1192 से लेकर 1526 जहाँ मैंने कहा कि बाबर आते ही वो खत्म हो गया, तो इतना बड़ा रूल किया था, पर धीरे धीरे जब ये खत्म हुए तो मुगल एम्पायर बाबर के साथ शुरू हुआ। तो आई होप कि इतने टाइम के बाद मैं वीडियो में आया हूँ तो सच कुछ अच्छा दिया होगा मैंने। तो मैंने सबसे पहले हिस्ट्री का चैप्टर उठा लिया क्योंकि यार मैं बहुत बोर हो रहा था, क्योंकि मैं बाकी चैप्टर्स पढ़ाता हूँ लेकिन हिस्ट्री मुझे थोड़ा ज्यादा ही पर्सनली अच्छा लगता है। तो अब काम हो चुका है आपका कि इस बार आप मेरे को रिस्पॉन्स आई होप बहुत अच्छा देंगे, आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत टाइम बाद मैं सामने विजुलाइज हुआ हूँ, सब यहाँ पे सामने आया हूँ। देन आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा ही लगा होगा। देन लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए।